डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सन पे हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किया मैग्नेटिक फ्लक्स का। काफ़ी कुछ सिमिलर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताता था कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है ना। वैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताता है कितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। 5e की वैल्यू बच्चे यहाँ पे B.A थी। इसका यूनिट वेबर होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपकी प्लेन और यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप सिंपल B.A इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, और अगर कर्व फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे फ्लक्स निकालना है। तो एक क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको इनफाइनाइट वायर के विसिनिटी में एक स्क्वायर रख के सॉल्व कराया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैंने सोलेनोइड का डिस्कशन दिया था। फैराडे के एक्सपेरिमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको, और ये दिखाया था कि अगर आपके पास एक कॉइल है, उसके सराउंडिंग में एक बार मैग्नेट उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप चलाते हो, एक्सिस पे और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसा करने से इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है, और ये फ्लक्स चेंज होने का जो रेट है वो मुझे यहाँ पे एमीटर के डिफ्लेक्शन को इफ़ेक्ट करता है। जितना आप तेज़ी से फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना आपका डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा। इससे ये बात पक्की, डिफ्लेक्शन मीन्स उसमें EMF आएगा। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उनमें से उसके कंक्लूजन को बच्चे हमने डिस्कस किया। कंक्लूजन ये था, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया changes with respect to the time and EMF is induced across the loop and EMF is given by this equal to d phi by dt। नो डाउट यहाँ पे अगर हम बुक्स को फॉलो करें तो बुक्स में इसको माइनस भी लिखा जाता है। माइनस का मीनिंग मैंने आपको लास्ट में बताया था। माइनस गिव्स द पोलैरिटी ऑफ EMF और डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, लेंज लॉ बेसिकली को पूछे तो क्या होता है, तो मैंने आपको सिखाया था, एक ओपोजिशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और मैंने आपको फाइनली ये बात बोली थी क्या होता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF और करंट और पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट इट अपोजेज द रूट कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है उसके रूट कॉज को अपोज करेगा। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे, और हर जगह एक चीज़ें पाई थी कि भाई आपका जो मैग्नेट है या कोई भी चीज़ चल रही है, अगर उसके चलने की वजह से आपका फ्लक्स में चेंज है तो श्योरली उसका मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड होगा। ओके, आप पास आओगे तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दूर जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये डिस्कशन हमने लास्ट सन पे किए थे, और लास्ट में बच्चे हमने दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ये इस तरीके से एक आ रहा है ना, B इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। डॉट फील्ड थी, डॉट फ्लक्स अगर यहाँ पे बच्चे चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्रॉस फ्लक्स आएगा। क्रॉस फ्लक्स के लिए करंट इसमें ऐसी आएगी। तो एक में बैटरी कितने की इंड्यूस हुई थी, E1 की, और सेकेंड में बैटरी इंड्यूस हुई थी E2 की। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो कुछ जनरल क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, और साथ साथ हम एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मोशनल EMF। डन। तो अब क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे आपका, बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन है बच्चे। यहाँ पर आपने क्या किया, एक राइट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड बच्चे आपने ऑन करी है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से थी। ओके, ये यूनिफॉर्म फील्ड बेटा आपने रखी है, जिसमें हमें इंटीग्रेशन के पार्ट पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सीधा सीधा फील्ड रखी। ओके, ये आपकी फील्ड B आ गई। अब आप क्या करते हैं, इसमें आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखते हैं। ये रेक्टेंगल आपने लिया इस तरीके से, ये कॉइल है। ओके, ये कॉइल आपके पास इस तरीके से आ रही है। कॉइल की डायमेंशन अगर आप चाहें तो ऐसा मान सकते हैं, ये आपके पास A था, और सेकंड डायमेंशन बच्चे आपने मान ली यहाँ पे B। तो आपको एक एरिया तो दिख ही रहा है यहाँ पे क्या आ गया। डन। आप क्या करते हो, ये जो कॉइल थी इसमें सिमेट्री एक्सिस लेते हो। इस सिमेट्री एक्सिस पे आप इसको एक एक्सल देते हो। इस एक्सल को आप एक मोटर से कनेक्ट करते हो, और मोटर से कह देते हो भाई आपका काम ये है कि इस कॉइल को टर्न करिए, है ना। यू हैव टू टर्न दिस कॉइल बाय एंगुलर स्पीड ओमेगा। डन।
तो अगर मैं ऐसा ओमेगा रखता हूँ, ये ओमेगा कांस्टेंट है, इसको आपको ये मोटर मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से टर्न करेगा। डन। एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो आपको सबको क्लियर है। अगर एरिया वेक्टर बच्चे में मानूँ यहाँ पर, तो आउटवर्ड एरिया वेक्टर मैं इस तरीके से यहाँ पे मान सकता हूँ। क्लियर। एरिया वेक्टर कितना होगा, तो देखो एक चीज़ पक्की है, एरिया वेक्टर के लिए अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो एरिया A/B आ गया। डन। अब ये टर्न करेगा तो नो डाउट B और एरिया वेक्टर के बीच का ओरिएंटेशन चेंज होगा, उस वजह से फ्लक्स चेंज होगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट आपसे पूछे गए। फर्स्ट, फाइंड फ्लक्स थ्रू लूप as a function of time, flux through loop as a function of time। ओके, अगर ये टाइम पे डिपेंडेंट है तो नो डाउट बच्चे इसमें आपका EMF आपका आएगा, तो फाइंड EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, कुछ तो होगा। नेक्स्ट बच्चे बात आते हैं कि आपको एक ग्राफ डिस्कस करना है जिसमें आप ये बता पाओ मुझे कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब EMF मैक्सिमम होगा। ठीक है, ड्रॉ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ एंड EMF वर्सेस टाइम ग्राफ। जब बच्चे मैं EMF बात कर रहा हूँ तो मैं उसके मॉडुलस की ही बात कर रहा हूँ। डन, क्लियर है। तो ये डायग्राम बेटा आपके पास आता है। अब बात आती है कि इससे जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो उसके लिए हमारे बेस्ट डायग्राम क्या है। तो क्वेश्चन क्लियर, you have to find flux through this loop as a function of time, you have to find EMF in this loop as a function of time and draw flux versus time and EMF versus time graph। डन। चलो भाई देखा जाए, भाई इसको सॉल्व करना है तो भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो, तुम अगर सामने से देखो और ऊपर से देखोगे, ऊपर से अगर तुम देखोगे तो ये फील्ड लाइंस बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे। ये टॉप व्यू आ गया बच्चे आपके पास ना, ये आपका 3D में था तो ये आपके फील्ड आ गए बच्चे। डन। ऊपर से देखोगे तो भी ऐसे, क्योंकि बेसिकली 3D में था ना, अंदर की तरफ भी तो ऐसे गई होंगी ना। चलो ये आ गया आपके पास। अब आप जब इसे टॉप से देखोगे यहाँ पे अपनी आइज को रखते हो इस जगह, तो आपको ये एक लाइन दिखेगी बेटा। ये लाइन क्या होगी आपकी, A आ गई। अब आपको B नहीं दिखेगा इसमें। क्लियर। और ये आपका रोटेशन एक्सिस हुआ, तो रोटेशन एक्सिस जो था बच्चे वो आपने दिखाया है सर, एक्सेल था उसके सेंटर से पास करता हुआ। ओके, और एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर आपको क्लियर है बच्चे कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरीके से। ये डायग्राम बच्चे आपके पास आ गया कब का, t=0 मोमेंट का। ओके, t=0 मोमेंट पे डायग्राम आता है। मैं अगर आपसे कल इतना ही पूछूं कि इस मोमेंट पे फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू बच्चे देखो तो कितनी होती है, B.A होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट साइड में ऐसे दिख रही है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। ये t=0 पे है। अब आप क्या करते हैं बच्चे, ये जो आपने डायग्राम बनाया इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। ठीक, ये आपके पास ऐसे आ गया। वो जो कॉइल आपकी t=0 पे इस तरीके से थी, यहाँ पर ये कॉइल आपकी t=0 पे ऐसे थी, वो जस्ट बच्चे यहाँ पे इस एक्सल के अबाउट, एक्सल कहाँ से, जो उसकी सिमेट्री एक्सिस है वहाँ से पास करते हैं। ये एक्सल बच्चे आपके टर्न कर, एक्सल पे ये रॉड टर्न करी, एक तरीके से ये पार्ट ऐसा आ गया। ओके, कितनी एंगुलर स्पीड है, ओमेगा, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड से टर्न कर रहा है। तो जब ये कॉइल टर्न करेगी तो उससे एसोसिएटेड वेक्टर भी आपका टर्न करेगा, तो ये आपका एरिया वेक्टर आ गया। कॉइल कितना टर्न करी होगी, तो पुराना एरिया वेक्टर इस तरीके से था, कॉइल कितना टर्न करेगी, तो हम टी टाइम की बात कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड को अगर यूज़ करते तो ओमेगा इंटू टी। ये फ्लक्स नहीं है, ये थीटा है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, थीटा इज़ द एंगल टर्न। अब बच्चे मुझे बताना यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। फ्लक्स जो होता था वो आपका एंगल होता था मैग्नेटिक फील्ड एरिया से रिलेट करके निकालेंगे, B.A। सबको क्लियर है बच्चे, ये B आ गया आपके पास। ओके, ये आ गया। टोटल एंगल क्या होगा B और A के बीच का, तो इनिशियल एंगल बच्चे कितना था, 90 था,
अब वो एंगल और ओमेगा टी बढ़ चुका है, तो टोटल एंगल बच्चे बी और ए के बीच का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। क्लियर? तो फ्लक्स की वैल्यू बताएंगे क्या होगी, फ्लक्स हो जाएगा बी ए इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपके साइन आ गए, तो माइनस साइन थीटा। और अब अगर बात की जाए बेटा यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी थी, तो आपने लिखा ओमेगा टी। तो ये आपका फ्लक्स आ गया फाई इक्वल टू माइनस बी डॉट ए साइन ओमेगा टी। डन? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, अगर मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू यह आ रही है तो क्या फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है? यस सर। तो ईएमएफ की वैल्यू बच्चे इस केस में क्या आएगी, तो ईएमएफ हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। अगर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैं केवल किस में इंटरेस्टेड हूँ, उसके मैग्नीट्यूड में। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए कॉस ओमेगा टी। डन? ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। ईएमएफ की क्या कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होगी? सर ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, एंगुलर स्पीड पे, और ये आपका वेरिएशन आ गया टाइम डिपेंडेंट। मैक्सिमम स्पीड तो बी मैक्सिमम ईएमएफ बी ए ओमेगा होगा। हाँ, अगर इसमें मैं कॉइल्स में टर्न दे देता, मान लो ये एक कॉइल की जगह इसके साथ मैं इसके और टर्न्स भी रखता, है ना, तो मेरे पास यही चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती। तो उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके पास होते तो आंसर एन बी ए ओमेगा आता है, जिसको हम लोग आगे चल के एसी में यूज़ करेंगे ना। तो हमसे क्वेश्चन बच्चे क्या क्या पूछा गया था, फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होगा? यस सर। अब आपसे को पूछे ईएमएफ कैसा है, तो बच्चे आप एक बात समझने की कोशिश करो, जब आप इस कॉइल को रोटेट कर रहे हो इस तरीके से, अभी तो फ्लक्स जीरो है, जब आप इसको कॉइल को रोटेट करोगे तो यहाँ पे फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा, है ना। कौन सा फ्लक्स, तो आपको होगा सर एंटरिंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो कोशिश करेगा अपनी तरफ से कैसे करंट देने की, अपनी तरफ से कोशिश ऐसे देगा कि भाई ये खुद फ्लक्स कैसा दे, इस डायरेक्शन में। तो करंट बच्चे इसमें जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, जिससे वो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। क्रॉस फ्लक्स बढ़ता जा रहा था, तो इसमें करंट जो आएगी बच्चे वो इस तरीके से आएगी टी इक्वल टू 0 से, जब तक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। ओके, फिर से देखो भाई, यहाँ पे मैंने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको ये दे दी। कैसे? जैसे आप इसको कॉइल को टर्न करना शुरू करोगे तो इसके इस साइड से एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो ये कोशिश करेगा कि मैं उस फ्लक्स को अपोज करूँ। तो अपनी तरफ से करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उसको अपोज करने के लिए करंट इस तरीके से आएगी। अब अगर मैं इस ईएमएफ को पॉजिटिव मान लूँ, है ना, ये वाला ईएमएफ को मैं अगर पॉजिटिव मान लूँ, क्लियर, तो मैं उस ग्राफ को सॉल्व कर सकता था। फ्लक्स की वैल्यू बेटा देखी जाए तो फ्लक्स का फंक्शन बच्चे बताओ कैसा आ रहा है, तो फ्लक्स आपके पास जो आ रहा था वो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव मतलब एंटरिंग फ्लक्स है, तो मैं यहाँ फ्लक्स में भी फ्रीडम दे रहा हूँ कि आप उसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लें। तो एंटरिंग फ्लक्स आपके पास साइन का फंक्शन लेके चलेगा बच्चे। तो पहले एंटरिंग फ्लक्स था, है ना, ये कैसा था, एंटरिंग फ्लक्स था, जिस साइड को आप पकड़ रहे थे, फिर आपका इमर्जिंग फ्लक्स हो जाएगा, फिर एंटरिंग फ्लक्स हो जाएगा, फिर इमर्जिंग। अगर मैं इसमें बात करूं करंट की या ईएमएफ की, है ना, दोनों के ग्राफ एक ही होंगे। तो ईएमएफ का ग्राफ कैसा होगा बच्चे, जो आपने डिस्कशन लिया है, जिससे मान लेते हैं ये साइड को ए और इसको बी लिखते हैं, तो पहले ए से बी जा रहा था तो आपका पॉजिटिव था। तो भाई देखिएगा यहाँ पर आपका पहले ईएमएफ क्या था बेटा, पॉजिटिव। फिर आपका ईएमएफ का नेचर बेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर इसका फंक्शन कैसा है, आपका कॉस फंक्शन है। क्लियर? अब आप अच्छे से देखो, जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा उस समय ईएमएफ की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, 0। कैलकुलस ये कहती है फ्लक्स मैक्सिमम ईएमएफ 0, फ्लक्स फिर से मैक्सिमम ईएमएफ फिर से 0। जब फ्लक्स अपने मैक्सिमम के बाद अपने साइन को चेंज करेगा, जैसे मान लो ये कॉइल टर्न कर रही है, तो ये 1/4 टाइम के बाद अपने मैक्सिमम फ्लक्स पे आ जाएगी। उस पॉइंट से ही आपका ईएमएफ का साइन क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। देखिए ऐसे आ रहा है, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ईएमएफ का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पहले आपका देखो, जब ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा तब तक इसमें क्रॉस फ्लक्स बढ़ेगा, और फिर जब ये फर्दर टर्न करना शुरू करेगा तो इससे क्रॉस फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा। क्रॉस फ्लक्स कम होना शुरू हुआ, इसका मतलब अब आपके करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की डायरेक्शन आपको चेंज करनी होगी।
तो जो रोटेशन की वजह से जैसे बात की जाए तो क्या फ्लक्स आएगा? यस, रोटेशन की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो आपका ईएमएफ आता है। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखते हैं, आप एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पिक करते हैं। आपने बच्चे एक रीजन लिया, ये आपके पास एक रीजन था, ठीक। इस रीजन के बाउंड्री के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जैसे आप इस रीजन की बाउंड्री के उस साइड आते हैं तो आपको उस साइड में आपको कुछ फील्ड मिलती है। ओके, फील्ड आपको बता देगी यूनिफॉर्म है, इस तरीके से आपको फील्ड बताएगी यूनिफॉर्म है। वो यूनिफॉर्म फील्ड में आपको फील्ड के बारे में बता देंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपके यहाँ पर डॉट है, डॉट से आप शो करना चाहें तो कुछ आपने यहाँ पे डॉट शो कर दिया। ये शो करने के लिए भाई यहाँ पे जो मैंने फील्ड अप्लाई करी है वो यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म फील्ड में बच्चे आप एक कॉइल को एंटर कराते हैं, है ना। जब ये कॉइल एंटर करती है ना, कॉइल बच्चे आपने ऐसे मान ली, सर मेरे पास कॉइल कैसी थी, सर ट्रायंगुलर शेप की आपने कॉइल ली, ठीक। सिमेट्री रखना चाहो तो ऐसा आपने ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास कॉइल थी और ये कॉइल आपकी v स्पीड से एंटर करती है यहाँ पर, ठीक है ना। जब ये कॉइल बेटा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो आप सबको पता है कि अगर मैं इसको सिंपल सा इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूँ, ये A है, ये A है, ये A है, क्लियर है सबको भाई। ये जो एरिया आने वाला है वो √3/4 आएगा। जब इस कॉइल को आप कांस्टेंट स्पीड से बच्चे अंदर लेके जाते हो तो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया था ये जो कंप्लीट कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? R है। तो जब ये कॉइल अंदर एंटर करेगी तो आपसे क्वेश्चन में ना ईएमएफ ना करंट, एक नई चीज़ पूछी गई, क्या? फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू triangular loop in the process by the time coil is completely set into the magnetic field। ओके, ये कॉइल पूरी की पूरी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो इस कॉइल में कितना आपका चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक। तो मैं ये सिनेरियो बच्चे कब का बता रहा हूँ आपको, जब आपका ये बाहर था, ठीक। कभी तो ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका अंदर आ गया, तो जब ये समझ से चलोगा, इसका मैं एनिमेशन दिखाऊँ तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे एंटर करेगा, एंटर करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और जैसे ये फील्ड के अंदर एंटर करेगा उस पॉइंट के बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा उस पॉइंट के बाद, ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस पीरियड में जितनी देर में एंटर करेगा, अच्छा ये भी कोई पूछे कितनी देर में एंटर करेगा, तो ये भी पक्की बात है भाई, आपको ये लेंथ पूरी ट्रैवल करनी है ना, v स्पीड से, तो कितने टाइम में सर? t इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय v। तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात पूछी, कितना चार्ज रोटेट करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, ये आपसे बोर्ड में भी डिस्कस किया जाता है, वर्मा सर ने भी डिस्कस किया अपनी बुक में। तो देखा जाए क्या होता है, जो आपका लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सिंपल सा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अच्छा, जब ईएमएफ आएगा तो सर्किट में कुछ करंट भी होगा। करंट कितना होगा बच्चे? ध्यान से देखो, जितने भी आपके पास एलिमेंट है सब सीरीज़ में हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको R दिया गया था, है ना, मैं मान लेता हूँ इसका टोटल रेजिस्टेंस R था, तो I किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपल सा EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, I को बच्चे आप क्या लिख सकते हो? सिंपली dq/dt। तो dq/dt इज इक्वल टू E/R। एक साइड आप क्या लिख रहे हो? करंट, EMF और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से, और एक साइड आप करंट लिख रहे हो डिफरेंशिएशन के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से। तो dq किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? तो आप बोलोगे सिंपली e/dt/r। टोटल चार्ज कितना पास करेगा, तो आपने इंटीग्रेट किया, ये डेल्टा क्यू आएगा, और इस वैल्यू को बच्चे आपने इंटीग्रेशन ऑफ e/dt/r लिख दिया।
जब आप इसे ई डी टी बाई आर लिखते हो तो ई कितना था बच्चे, डी फाई बाय डी टी इंटू डी टी बाई आर। श्योर है जब आप लूप को अंदर लेके जा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट मान लिया आपने, डी टी डी कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन डी फाई मतलब डी क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, और डी फाई का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चेंज इन फ्लक्स। तो एक बड़ी बढ़िया सी चीज़ आई कि आपके जब भी इस तरह के जो लूप होंगे जिनमें आप फ्लक्स चेंज करोगे तो टोटल चार्ज जो आपका पास करेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। ओके, अब आप अगर इसे स्लो लेके आओगे, ठीक, तो आपका ईएमएफ भी कम होगा, करंट भी कम होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसे तेज़ी से लेके आओगे अंदर तो भी आपकी वही बात आएगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो भी लूप होगा उससे पास करने वाला जो टोटल चार्ज होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है टाइम से, बेसिकली रेट से। तो आप उसे कितनी भी स्पीड से चलाओगे आपका टोटल चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आएगा। तुम स्लो चलाओगे तो भी डेल्टा फाई बाय आर आएगा, तुम फास्ट चलाओगे तो भी डेल्टा फाई बाय आर आएगा। अब मुद्दे की बात है भाई डेल्टा फाई होगा कितना, तो भाई डेल्टा फाई पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर थे तो फ्लक्स था ही नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुके हैं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। एरिया सबको पता है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है √3/4 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। द आंसर इज √3/4 बी ए स्क्वायर बाय आर। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द लूप। तो हमेशा ध्यान रखना डेल्टा क्यू जो कि टोटल चार्ज आपका फ्लो करेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम is independent of time that is used for change in flux। उसे तुम किससे कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और बेसिकली डेल्टा क्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेट, उसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। तुम उसे स्लो पुल करोगे तो भी आपका डेल्टा क्यू आएगा, तुम उसे फास्ट पुल करोगे तो भी डेल्टा क्यू आएगा। हाँ वो बात अलग है, स्लो में आपका ईएमएफ कम, करंट कम, फास्ट में आपका ईएमएफ भी ज़्यादा और करंट भी ज़्यादा। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि सर जो चार्ज फ्लो किया होगा, करंट कैसे फ्लो किया होगा, तो आप अच्छे से देखो, जैसे जैसे ये चीज़ आपके एंटर कर रही थी यहाँ पे, आप बोलोगे सर जब ये एंटर कर रहा था तो इससे पास करने वाला डॉट फ्लक्स बच्चे बढ़ता जा रहा है। मैंने क्या सिखाया, डॉट फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या नहीं, मुझे उसे अपोज करना है। उसे अपोज करने के लिए खुद कैसा फ्लक्स देगा, क्रॉस फ्लक्स देने के लिए इसकी फील्ड कैसी होनी चाहिए, इनवर्ड। इसकी फील्ड इनवर्ड कब होगी, जब आपकी इस लूप में पास करने वाली करंट कैसी आ जाए, क्लॉकवाइज। तो यहाँ एक क्लॉकवाइज करंट होगी, एक तरीके से चार्ज रोटेट किया होगा, कितना चार्ज, डेल्टा फाई बाय आर। डन। तो ये दो बेसिक्स से डिस्कशन है जो हमसे बोर्ड में दोनों ही पूछे जाते हैं, बुक्स में भी हैं। तो एक डिस्कशन आपका ईएमएफ के लिए आया, रोटेटिंग कॉइल के लिए, और आप किसी भी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज करोगे तो फ्लक्स का चेंज डिसाइड करेगा कितना चार्ज पास करेगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जाता है। ओके।